देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, जब इंसान की जिंदगी उसके विनाश के दौर से गुजर रही होती है तो वह इंसान अपनी यादों को अपने दिमाग से मिटा देता है, जिसकी वजह से वो ऊपर तक पहुंचा था। रात का वक्त था, धुंध और कोहरा जोर से छाया हुआ था। सर्दी के मौसम में लोगों में उतावलापन कुछ ज़्यादा ही होता है। बस स्टैंड पर भारी भरकम लोगों की भीड़ थी और सभी लोग बस के इंतजार में थे। अंकित नाम का एक लड़का उस बस डिपो की रखवाली करता था, या फिर ऐसा कहें कि जिसने इस बस डिपो को बनवाया था। अंकित उसी अधिकारी का एकमात्र पुत्र था, जिस वजह से बचपन से ही लाडला होने की वजह से वो अपनी मनमानी करता। जो चाहे वो करने का उसे अधिकार प्राप्त था, क्योंकि उसके परम पूजनीय पिता उसे किसी भी हरकत करने पर डंडे या फिर डांट नहीं लगाते थे, जिस वजह से प्रतिदिन उसकी क्रियाओं में उद्दंडता बढ़ती जा रही थी। आज तो उसने हद ही कर दी थी, जब बस डिपो के अंदर एक खूबसूरत लड़की को छेड़ने के बाद उसने एक दंगा सा मचा दिया। लेकिन सही समय पर पुलिस ने झगड़े पर रोक लगा दी। उस बस डिपो के अंदर जितने लोग यात्रा करने के लिए तैयार रहते थे, तो उससे ज़्यादा लोग अंकित के दोस्त थे, जो उसके लिए कभी भी जान गंवाने तक तैयार रहते थे। कभी कभार मनुष्य की ज़िंदगी में कुछ ऐसी खौफनाक चीज़ें घट जाती हैं जो न केवल मनुष्य को गलत रास्तों की पटरी से उतारती हैं, बल्कि उसे एक सीख भी प्रदान करती है। सच में आज अंकित का तो दिमाग खराब ही हो चुका था। रात के करीब 9 बजने को आए थे और ठंड के समय में उसके सारे दोस्त अपने घर लौट चुके थे। वैसे तो अंकित बस डिपो के अंदर दाखिल होने के लिए कॉलेज का बहाना लेता था, लेकिन वो कहते हैं ना, जब इंसान की क्रियाएं बुरी आदतों से बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाती हैं तो भगवान उसे एक दंड अवश्य प्रदान करता है। वैसे तो अंकित बजरंगबली का काफ़ी बड़ा भक्त था, लेकिन अपनी गंदी क्रियाओं की वजह से शहर के सारे लोग उससे नफरत करते थे। जहाँ पर लोगों को अंकित के होने का एहसास होता था तो उसकी निंदा होने लगती और साथ ही लोग उसे मारपीट के नज़ारे से देखा करते थे। लेकिन एक बड़ा आदमी होने के नाते अंकित पापा का खौफ पूरे शहर में झलकता था। वो जब चाहे उस इंसान को आसानी से शमशान घाट का रास्ता दिखा सकते थे। यह एक बड़ी वजह थी कि आज तक अंकित को कोई छू नहीं पाया। लेकिन बुराई के साथ साथ इंसान जब पापों को भी अपना लेता है तो उस इंसान का अस्तित्व खतरे में पड़ना एक लाजमी सी बात है। अंकित काफ़ी देर से बस डिपो की एक सीट पर बैठा था, लेकिन अभी तक उसका इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि वो किसी लड़की की तलाश में था। लड़कियों को अपनी गंदी नज़रों से देखने के कारण बड़ा ही लोफर भी लगता। अब रात के करीब 9:15 बजे एक बस आने वाली थी। अंकित ने सुना था कि अमूमन उस बस के अंदर सवारियों की बेहद कमी होती है। फिर उस डिपो के अंदर एक लड़की नजर आई। उस लड़की के शरीर और उसके चेहरे को देखते ही अंकित उस लड़की के ऊपर फिदा हो गया। पहली बार उसके दिल में कुछ अजीब सी हलचल हो रही थी। वो उसे कुछ देर तक देखता रहा और बाद में वो लड़की अंकित के बगल में पड़ी एक बेंच पर आकर बैठ गई। अंकित इस समय बेहद खुश था, तो दूसरी तरफ आज उसे पहली बार शर्म का भी एहसास हो रहा था। इतने में उसे बस डिपो के अंदर वो काले कलर की बस आती हुई दिखी, जिसके अंदर सिर्फ 2 लोग थे। एक वो जो बस ड्राइव कर रहा था और दूसरा जो कंडक्टर के नाम से विख्यात होता है। अंकित ने उस लड़की को अपने करीब बैठा देख हल्की सी आवाज़ में पूछते हुए कहा, आप इतनी रात पर कहाँ जाने वाली हैं? तो उस लड़की ने बताया कि वो सुजानगढ़ जाएगी। सुजानगढ़ का नाम सुनते ही अंकित की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ये एक ऐसा गांव था जहां पर जाना सख्त मना था। उसने सुना था कि काफ़ी सालों पहले यह गांव वीरान हो चुका है। अंकित दोबारा उस लड़की से पूछते हुए कहा, क्या कहा आपने? आप सुजानगढ़ जाने वाली हैं? लेकिन उस गांव को तो खाली हुए काफ़ी साल बीत चुके हैं, फिर आप उस गांव में क्या करेंगी? इतना सुनने के बाद उस लड़की ने अपनी जुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं बोला और तुरंत ही बस में सवार हो गई। अंकित का दिल उस लड़की पर पूरी तरह हावी हो चुका था। मौका पाकर अंकित ने अपने दोस्त को फ़ोन किया, जो उस बस डिपो के बगल में ही रहता था। वो अपने दोस्त को अपने साथ लेकर जाना चाहता था और उसका दोस्त भी तैयार था। आधी नींद में उस सर्द रात में अपनी गरम गरम कंबल के अंदर से बाहर निकलना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन अंकित के दोस्त पवन को उसकी दोस्ती भी निभानी थी
और यही वजह थी कि वो अपने दोस्त के साथ बाइक पर बैठ गया और अपनी महंगी और नई नवीन बाइक को लेकर उस बस के पीछे पीछे चल दिया। कभी उनकी बाइक उस बस के बेहद करीब से गुजरती तो कभी वो दोनों अपनी बाइक की स्पीड को एकदम से स्लो कर देते और बस के आने का इंतज़ार करने लगते। काफ़ी देर तक ऐसा ही सीन चलता रहा और उसके बाद उनकी बाइक के अंदर थोड़ी थोड़ी गड़बड़ सी लगने लगी। फिर अंकित को याद आया कि पेट्रोल तो ख़त्म हो चुका है और उसे जल्दी पास के पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाना होगा। उस नेशनल हाईवे के बाएं छोर पर एक पेट्रोल पंप था जो उस लाल लाल रोशनी में साफ साफ झलक रहा था। अंकित ने अपनी बाइक को उसी पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ लिया। पेट्रोल पंप के ऊपर सिर्फ एक आदमी दिख रहा था। जैसे तैसे अंकित अपनी बाइक को लेकर उस पेट्रोल पंप के पास पहुंचा और बाइक में पेट्रोल डलवाने लगा, लेकिन तब तक वो बस अपनी बेहद ज़्यादा स्पीड के साथ बहुत आगे निकल चुकी थी। हालांकि उसका दोस्त पवन अभी भी बस के ऊपर अपनी नज़र गड़ाए था। पवन के अनुसार बस करीब 100 मीटर दूरी तय करने के बाद बाएं तरफ मुड़ चुकी थी, लेकिन अंकित इस बात को मानने को तैयार नहीं था क्योंकि उस दिन कोई रास्ता ही नहीं था। इतने में अंकित को एक बार के लिए ऐसा एहसास हुआ कि कोई उसकी बाइक की टंकी पर जोर जोर से अपना हाथ पटक रहा है, लेकिन देखने पर पता चला कि वहां पर तो कोई नहीं था। अंकित अपनी पागलपंती पर हल्का सा मुस्कुराया और उसके बाद वापस बाइक ड्राइव करने लगा। फिर उसने वही रास्ता चुना जो पवन ने बताया था और असल में वहाँ एक रास्ता भी था और कुछ देर स्पीड से चलने के बाद उसे वो बस भी नजर आने लगी और उस बस में बैठी वो लड़की बस की खिड़की से झांकते हुए पीछे की तरफ ही देख रही थी। अंकित बेहद खुश था क्योंकि वो लड़की सामने से चलकर उसका इंतजार कर रही थी। खैर अब बस का कोई मालूम नहीं था कि वो किस तरफ जाने वाली है और उसका लक्ष्य क्या है, क्योंकि अंकित पूरी तरह से अनजान था कि उस बस का सफ़र किस गांव में जाकर ख़त्म होता है। अंकित उस बस के पीछे पीछे लगातार अपनी बाइक से ड्राइविंग करता रहा। अंकित को ये भी ज्ञात नहीं था कि वो अंततः किस स्थान पर पहुंच गया है। फिर एक बार ऐसा समय भी आया जब उस बस ने एक तेज़ रफ्तार पकड़ ली। बस ने इतनी ज़्यादा तेज़ रफ्तार पकड़ ली थी कि बस देखते ही देखते अंकित की आंखों से ओझल हो गई। सामने से उड़ने वाला धुआं जिसके कारण अंकित की आंखें भी अब बंद हो गई थी। फिर पता नहीं वो बस किस तरफ गई, ये किसी को नहीं पता, लेकिन जब उसने अपने आसपास के नज़ारे को इमेजिन किया तो उसे एहसास हुआ कि अब वो इस समय एक बड़े संकट में है। चारों तरफ का छाया हुआ एक विशालकाय और घना जंगल, ऊपर से बिखरा हुआ ये सन्नाटा बड़ा ही डरावना लग रहा था। अंकित एक ऐसी जगह पर फंस चुका था जो भूतों से श्रापित था। इतने में अंकित को जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आईं। ये आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज थी कि अंकित को अपने कानों के दोनों तरफ अपने हाथ लगाने पड़े। साथ ही पवन भी अब सहम चुका था। पवन के हाथ पैर तो बुरी तरह से कांप रहे थे, तो दूसरी तरफ से अंकित भी बुरी तरह बेचैन हो उठा। अवश्य इस दर्दनाक आवाज़ के पीछे कोई बहुत बड़ा कांड छुपा है। यही सब सोचकर वो इधर उधर टहलने लगा। इतने में अंकित का पांव किसी चीज़ के ऊपर गिर पड़ा और उस चीज़ के ऊपर गिरने की वजह से उसे किसी लकड़ी जैसी चीज़ के टूटने की अजीब सी आवाज़ आई। अंकित एक बार फिर अपनी आंखों से नीचे का नज़ारा देखने लगा तो एक बार फिर उसने देखा कि हड्डियों से बना हुआ एक कंकाल जो उसके कदमों से बुरी तरह से बिखर चुका था। देखने में एक किसी मनुष्य का कंकाल लग रहा था। बस इसी पल का इंतजार था उन आत्माओं को कि कोई इंसान अपनी गंदी हरकत से इस इलाके में अंजाम दे। उसे अपने पीछे से आवाज़ आई, तुम लोगों ने यहाँ आकर अपनी मौत को आमंत्रित किया है। शायद तुम लोग नहीं जानते हो, इस जगह पर एक बुरी आत्मा अपनी बादशाहत कायम रखती है। इस वक्त अंकित बिल्कुल भी नहीं घबराया और एक जोशीली आवाज़ के साथ बोला, मेरे अलावा यहाँ कोई राज नहीं कर सकता। और शायद अंकित की जुबान से निकले ये लफ्ज़ उसे अपनी बदनामी और अपने दुष्कर्म के दंड की तरफ धकेल रहे थे। पेड़ की एक जड़ अंकित के कदमों में एकदम से फंस गई और उसे जोरों से घसीटने लगी। जमीन पर घसीटता हुआ अंकित जोर जोर से मदद की पुकार करने लगा, लेकिन पवन को खुद बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, जिस वजह से उसके हाथ और पैर उस ठंड में जमने लगे। फिर अंकित ने एक ऐसा अकल्पनीय नज़ारा देखा जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था। उसने देखा कि लाल कपड़े पहने वही लड़की अपने खौफनाक रूप में नजर आने लगी।
उस लड़की की एक आंख फटी हुई थी और उसके पैरों से खून बह रहा था। उसके 2 दांत बाहर निकले हुए थे तथा उसकी गर्दन भी नीचे की तरफ झुकी हुई थी। वो एक डरावनी सी डायन थी। फिर अंकित को एक काला काला और बड़ा सा बोर्ड नजर आया जिसके ऊपर लिखा था सुजानगढ़। और यह सब देखते ही अंकित के रंगों में दौड़ता खून एकदम से जम गया। जैसा कि अंकित को पहले भी लगा था कि सुजानगढ़ सच में प्रेतों और बुरी चीजों से भरा हुआ गांव है, और अब उसका ये भ्रम पूरी तरीके से विश्वास में तब्दील हो चुका था। अंकित अपनी पलकें झपकाते हुए पीछे की तरफ हटता जा रहा था, लेकिन वो खूबसूरती की मोहताज दिखने वाली लड़की अब अपनी बदसूरती के साथ अंकित का शिकार करने वाली थी। उस लड़की के हाथ में एक विशाल सा छुरा था जो शायद अंकित के सीने में धंसने वाला था। अंकित का पूरा बदन जोरदार ठंड के बावजूद भी पसीने से तर हो चुका था। देखते ही देखते उस भयानक चुड़ैल ने वो छुरा अंकित की छाती में घोंप दिया और अंकित वहीं नीचे गिर पड़ा। शायद अंकित अपनी जिंदगी की कुछ आखिरी सांसें गिन रहा था, लेकिन सही समय पर उसके दोस्त ने कुछ ऐसे लोगों का पता लगाया जो उसकी मदद करने के लिए बेहद सही साबित हुए। उन लोगों ने जल्दी अंकित को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। जैसे उस खौफनाक डायन ने अंकित की छाती में वो चाकू धंसाया था तो अचानक ही वो डायन भी वहां से गायब हो गई थी, और यही पवन का सर्वश्रेष्ठ मौका था और इस तरह अंकित की जान बच पाई। लेकिन इस हादसे के बाद अंकित पूरी तरीके से सुधर चुका था। जब उसने इस घटना की सच्चाई पता लगाने की कोशिश की तब जाकर उसे पता चला कि सालों पहले उस गांव में एक खूबसूरत महिला का निवास था, लेकिन एक दिन उस महिला के चक्कर में गांव के 2 युवा लड़कों के बीच एक लड़ाई हुई और उसी लड़ाई में पूरा का पूरा गांव जलकर खाक बन गया। कहते उन लड़कों की बेवकूफ़ी ने उस गांव को शमशान घाट में तब्दील कर दिया। एक ही रात में उस गांव के सारे जने मौत के दरवाजे को खटखटाने पर मजबूर हो गए, लेकिन उस महिला पर लगे एक शराब की वजह से वो आज भी कुछ लड़कों को मोहित करती है और उसके बाद उन्हें मारने का पूरा प्रयास करती है। और दोस्तों, इसलिए कहते हैं हमारी ज़िंदगी हमें कभी भी कोई भी बुरी घटना एक अच्छी शिक्षा प्रदान करती है जो हमारी ज़िंदगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होती है। आज अंकित पूरी तरीके से सुधर चुका है और अपनी बढ़ती उम्र के साथ उसने कई सारे मुकाम भी हासिल किए हैं जो एक साधारण आदमी के लिए कभी भी आसान नहीं होते। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।